क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तबीयत में मजा या मिल रही है गुनाहों की सजा? बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह, और काफ़ी बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं था उनको तो मैंने कहा था कि भाई जाके एंजॉय करो, रिजल्ट है ना। अगली दफ़ा तुम्हारी हालत टाइट होगी जब तुम्हारा रिजल्ट होगा। देखो इंशाल्लाह अच्छा होगा। फिर भी यार मतलब देखो होता है, लेकिन कभी कभी कोई दोस्त भी अल्लाह ना करे रह जाए ना तो बहुत गम होता है ना, कि जिगरी यार अब क्लास में किसके साथ एंटरटेनमेंट करेंगे, है ना। चले सर आ जाएं। और कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि सीख करके आए हैं। तो सर क्योंकि ये माहौल है तो आज की क्लास में सबसे पहले तो मैं बात करूंगा भाई के कैसे आप इसको स्मार्ट स्टडी करके चल रहे। देखें सर FAR1 का रिजल्ट कितने परसेंट आए? 27%। और FAR1 का रिजल्ट सर याद रखें वो वाहिद पेपर है जिसका आप समझें पिछले 3 अटेम्प्ट से 30 से ऊपर रिजल्ट जा ही नहीं रहे। लॉ का चले गया 43%, सही है, लॉ और ये 7 होते थे। कॉस्टिंग का 50% भी पिछले अटेम्प्ट में था, 55%, सही है, इस दफ़ा 23 आया है। लेकिन सर ये FAR1 वो वाहिद पेपर है जिसका रिजल्ट बढ़ ही नहीं रहा। अब सर अब इसके लिए हम क्या करें, कैसे करें? तो सर सिंपल सी बात है कि FAR1 के लिए जो हमें जिस चीज़ को देखना है वो है स्मार्ट स्टडी। देखो बार बार मैं एक चीज़ पे फोकस करता हूँ, गधों की तरह मेहनत करने से किसी के पेपर नहीं निकलते, उल्टा डीमोटिवेशन आती है, पेपर रुक जाते हैं, ज़िंदगी में मसाइल होते हैं। एक दफ़ा इंसान की तरीके से स्मार्ट स्टडी सीख जाओ सर, यकीन मानो ज़िंदगी तुम्हारी इंशाल्लाह गुलजार है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और CA इंशाल्लाह यूँ होगा। CA में सर तुम लोगों को मसला इसीलिए होता है कि हमने कहीं से सुन लिया है बहुत मुश्किल है और बहुत पढ़ना होता है। 180 मिनट्स में परफॉर्म करना सर, 180 मिनट्स में परफॉर्म कर लिया। साउथ अफ्रीका की टीम सर अब बायलैटरल सीरीज में इतना अच्छा नहीं खेल रही थी अभी जो हुआ था वर्ल्ड कप में, आप देख रहे हैं, सही है, कि सिवाय नेदरलैंड से हारी है बाकी सबको मारती जा रही है। सर ये परफॉर्मेंस मैटर करती है कि भाई तू 3 घंटे के अंदर परफॉर्म कर ले। सर याद रखें तुमने जितना कुछ भी पढ़ा है ना सब बेकार है अगर 180 मिनट्स में पैनिक कर गए। एक बच्चा मुझे मिला, उसने कहा सर पेपर रुक गया, बहुत अच्छा पढ़ा। हमने कहा अच्छा भाई क्या पढ़ा था, कैसे था? उसने मुझे सब बताया, खैर कहीं और से पढ़ा था। हुआ क्या? बोलता है सर पिछले अटेम्प्ट में पहला सवाल देखा है, घूम गया, पैनिक हो गया। और पहला सवाल वाकई में मुश्किल था। पिछली अटेम्प्ट में ग्रुप B आसान था, ग्रुप A सर मुश्किल था। उस बच्चे ने कहा सर बस पहला सवाल देखा और उसके बाद बाकी बहुत कुछ मुझसे देखा और अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली सर उसका पेपर। तो सर सबसे पहले आज की क्लास में मैं कुछ बातें करूंगा, हाउ टू स्टडी स्मार्ट। और आप जैसे ही एक मोहब्बत करने वाले बच्चे ने बोला सर आपको मैं एक और स्लोगन दे रहा हूं, सही है। उसने कहा सर आप स्लोगन डालें CA आसान विद सर हसन, सही है। तो उसने क्या कहा कि सर CA तो सर यकीन माने मैं आपको सच बताऊं मेरा CA अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पढ़ाई के लिहाज से बहुत आसानी से गुजरा। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता था, इसलिए कि मैं उतना पढ़ता था जितना पास होने के लिए जरूरी है। मतलब मैं अभी बच्चों को मैंने कहा ना मेरा खून खोल जाता है। चलिए सर स्मार्ट स्टडी की बातों में आऊंगा। सर हाउ टू स्टडी स्मार्ट, अब याद रखें सर सबसे पहला उसूल है कि आपका सर होल सिलेबस कवर्ड होना चाहिए। क्या मतलब है सर होल सिलेबस कवरेज का? सर हमारे पास कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ है कि सर जिसका जो है बगैर शर्माए, चलें फिजिकल में ना बताएं ऑनलाइन में बता दें, ऑनलाइन में मुझे मैसेज करके बता दें सर जिसकी दूसरी अटेम्प्ट हो, मतलब जिसने पहली अटेम्प्ट में पढ़ लिया है। सर जिसकी दूसरी अटेम्प्ट है, सर देखें एक तो कभी घबराते नहीं, अक्सर आप फेल होते हैं तो आप इसलिए फेल होते हैं कि आप माजी में मुस्तकबिल में इंशाल्लाह अच्छे टीचर बनेंगे। देखा था जो फेल हो गया भाई उसी को तो पता है
कि जो है फेल कैसे होते हैं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ना सर वो टीचर अच्छे नहीं बन पाते, क्यों? उन्होंने कभी फेलियर देखा ही नहीं, उनको ये थोड़ी पता है कि फेल कैसे होते हैं। मैं भी फेल हुआ, मैं फेल नहीं हूं तो सर मुझे नहीं पता होता कि मैं ना सर। तो आए सर, एक बच्चा है, नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन में, उस बच्चे का सर मेरा अब एक सवाल है। फेयर वैल्यू जो होती है इंपेयरमेंट के अंदर, तुम लोग नहीं बताओगे, तुम लोगों ने पढ़ लिया ना अभी। फेयर वैल्यू जो होती है इंपेयरमेंट के अंदर सर वो क्या होती है? ऑनलाइन वाला बच्चा पहले बताएगा फेयर वैल्यू क्या होती है। फेयर वैल्यू इंपेयरमेंट में एज पर IAS। हाँ भाई नौजवान, अब देखिए सर जवाब बच्चे ने दिया डिसेंट मार्केट प्राइस, क्या सही जवाब है? सबसे पहले देखना है बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। अगर आपका किसी के साथ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट है तो हमने कहा उसकी वैल्यू पहले आएगी और दूसरे। अब बच्चे को ये बात पता ही नहीं होती, क्यों सर? क्योंकि जब हमने पढ़ा तो हमको पढ़ाया गया कि फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। भाई स्टैंडर्ड क्या कहता है? होल सिलेबस कवरेज नहीं है। पिछली क्लास में मैंने इंपेयरमेंट की स्टडी टेक्स्ट पढ़ाई थी, उसके अंदर वो देखा था, उसने प्रोबेबिलिटी वाला सवाल डाल दिया था कि 40%। अब सर यकीन माने पेपर में जब वो पहली दफा पढ़ जाएगा ना तो बच्चा तो डर जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा कि यार भाई क्या चीज आ गई। स्टडी टेक्स्ट को बच्चा अहमियत नहीं देता। मैं बार बार कह के थक गया हूं, खुदा के वास्ते बेटा स्टडी टेक्स्ट पढ़ ले, स्टडी टेक्स्ट पढ़ ले। जिंदगी में क्लास में जो हम करते मैं मार्क करवाऊं ये करो। सर दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत, एबिलिटी टू ऑब्टेन पासिंग मार्क्स। एवरी क्वेश्चन सर याद रखें। देखो मैं हमेशा एक चीज समझाता हूं, देखो कोशिश करता हूं तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ की, और आजकल क्योंकि क्रिकेट का सीजन भी है सर, आपका किसी अच्छी टीम के साथ मैच होता है ना, आपका इंडिया के साथ मैच है। अब सर इंडिया के अच्छे बॉलरों में है बुमराह। आप बोलते हो कि यार बुमराह के अगर 10 ओवर मैंने खेलने ना तो मैंने उसमें 40 रन भी ले लिए ना, उसको विकेट नहीं दी टीम ने हमारी, तो अच्छा है, मार देंगे हम जडेजा को, यादव को, है ना, सिराज की कुट लगाएंगे। तो सर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यार हर सवाल में से पासिंग मार्क्स, कुछ सवाल में से तू कुछ भी कर ले, जितना भी अच्छा पढ़ ले, जितना भी चीता हो, सर 10 में से 5 नंबर आएंगे, 20 में से 10 नंबर आएंगे, क्योंकि आईकेएफ ने सर उसमें टेक्निकलिटी डाली है। लेकिन कुछ सवाल होंगे जिसमें 8 में से 8 नंबर लेगा, कुछ सवालों में से 8 में से भी। अब सर हर सवाल में मैं यहां से पता है इंस्पिरेशन किससे लेता हूं? देखो मेरा जो है ना फेवरेट क्रिकेटर रिसेंट उसका रहा है वो है महेंद्र सिंह धोनी। मैं कहता हूं पूरे एशिया को जो है ना अब तक 2 लीडर मिले क्रिकेट में, एक इमरान खान, दूसरा धोनी। 2011 का वर्ल्ड कप, तुम लोग बहुत छोटे हो गए, तुम्हें याद नहीं होगा, सही है, मैं उस टाइम पे भी 22 साल का था। तो मुझे याद है धोनी से जो है ना पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ना कमेंटेटर ने ग्रुप स्टेज पे पूछा, बोला भाई के जो है ना फाइनल की क्या तैयारी है, ये वो, क्योंकि इंडिया है जैसे अभी खेल रहा है वैसे ही सबको पता था फाइनल तो खेलेगा। उसने कहा फाइनल तो सोच ही नहीं रहे, अगले मैच का सोच रहा हूं, उसकी पूछ लो तैयारी कैसी है। सही, उसने कहा फाइनल तो लंबा गोल है, आहिस्ते आहिस्ते करके, पेपर पास की नहीं सोचो, एक एक सवाल में से कैसे पास होना है उसकी सोचो। इस सवाल में से 10 में से 8 नंबर कैसे उठाऊंगा, 6 नंबर कैसे उठाऊंगा, सर उसकी सोचना है, ये चीज सिखानी है, और ये चीज क्लास में आती है। सर आपने देखा इंपेयरमेंट जिन बच्चों ने साथ साथ किया हुआ है ना सर, तो हमने कहा कि सर जिन बच्चों ने इंपेयरमेंट मेरा बच्चा साथ साथ किया हुआ है उनको ये बात पता है कि सर कहीं फेयर वैल्यू में शरारत है तो कहीं वैल्यू इन यूज में शरारत है। ये चीज तुम्हें पेपर में गैस करनी है कि मार्क्स कहां से निकलेंगे। मुश्किल एडजस्टमेंट से घबराना, अगर बुमराह का ओवर आ जाए, राशिद खान का ओवर आ जाए, निकाल दे भाई, तू किसी और को मार लेगा, ये दिमाग में मेंटेलिटी। सही है सर। तीसरी चीज, और ये चीज मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मुझे एग्जामिनर ने ये चीज सर बताइए, बाखुदा एग्जामिनर से हैं दोस्ती यारियां हैं हमारी किसी जमाने में, जो खास तौर पे अकाउंटिंग के एग्जामिनर थे, वो किसी जमाने में टीचर थे, पता है आपको, अलहम्द एकेडमी में टीचर थे। सही है,
जो इस वक्त अकाउंटिंग के एग्जामिनर है ना, वो अलहम्द में 2017 तक टीचर थे सर। तो और बहुत मतलब मैं आपको बता दूं, अगर मैं अभी उनको आजकल में कोई सवाल पूछना हो ना सर, तो पूछ लूँ, अगर मैं उनको 2 मिनट बाद मैसेज करूँ मुझे सवाल का जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे सर इसके अलावा कोई बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंशियल होता है, टीचर आदमी है, कुछ मेरे मुंह से निकले तो क्लास में बोल देगा, है ना। सर उनके अल्फाज थे मुझे, उन्होंने कहा सर बच्चे को बोले कैरिंग अमाउंट उसने निकाल दी, उसने फेयर वैल्यू निकाल दी हुई है, वैल्यू न्यूज निकाल रहा है, 6 सालों के कैश फ्लोस प्लॉट करने, 3 सालों के वो कर चुका है, टाइम खत्म हो गया उसके पास। उस सवाल में उसने एक टाइम एलोकेट किया था 1 मार्क्स इंटू 1 पॉइंट, वो खत्म हो गया। उस बच्चे को कहें आगे बढ़ जाए, उस सवाल में से वो मेजर मार्क्स, उनके अल्फाज थे कि सर मेजॉरिटी बच्चा पास क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि सर उसको ये नहीं पता होता कि जो है कैसे मार्क्स उठाने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज बोला सर इसको प्रेजेंटेशन सिखाएं। क्या मतलब? बोला सर इसको ये नहीं पता होता है कि आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। बोला हमें बाज मर्तबा असल आंसर ढूंढना पड़ता है, पहले वर्किंग होती है, बीच में मेन आंसर, फिर वर्किंग है, सही है। तो सर याद रखें प्रेजेंटेशन इन एग्जाम्स। और सर मैं कहता हूं इन सब के साथ अबव ऑल एक आखिरी चीज है कि जो है ये स्टडी स्मार्ट तो नहीं, ये तो चीज हम क्लास में सीखेंगे। एक और चीज है जो इन सबके साथ प्लस है, वो है पैनिक एंड टाइम, पैनिक मैनेजमेंट। सर देखें सीए कर रहे हो ना तो पेपर में कहीं ना कहीं तो पैनिक लगेगा, क्योंकि अब तक तुमने इससे पहले तुमने से बहुत सारा होता है, और खासतौर से मेंटर वाले जो होते हैं, हम तो 5 फेयर करके जाए तो हमें लगता है कि हम तो बादशाह है, पेपर तो सब उसी में से आ रहा है। तो सर हम इंटर वालों को लगता है कि सब अच्छे से आ रहा होता है और पेपर में भी हमें देख के लगता है कि यार सब कुछ बढ़िया है, लेकिन सर सीए में ऐसा नहीं होता है। सीए में मेरी बात आज है, तू जितना भी चीता हो सर 60 से 70 नंबर का पेपर तुझे सही से आ रहा होगा, 30 नंबर को देख करके तेरी हालत टाइट होगी। जिन बच्चों ने पिछली अटेम्प्ट में FAR 1 दिया है सर उनको पता है कि जो है ग्रुप बी हलवा था, उतना इजी ग्रुप बी कभी नहीं आया। मंडे लिमिटेड IAS 16 का एक क्वेश्चन है सर, पीपी का वही सवाल दे दिया उसने ऑलमोस्ट, मंडे लिमिटेड उसी तरीके से आ गया। हाँ ग्रुप ए में उसने शरारत मार दी थी, उसने सर ग्रुप ए में, तो ग्रुप ए के 15-20 नंबर में बच्चा घूम गया कि क्या क्या रहा है, लेकिन ग्रुप बी बिल्कुल हल्का रखा था। अब सर ये चीज सीखना कि यार पेपर में कौन से सवाल से मार्क्स आ रहे हैं, फिर उसको प्रेजेंट करना, पैनिक और सर ये सब चीजें कर लोगे, सीए सर बहुत आसान है। याद रखो FAR 1 में मैं आपको हल्फियन कह रहा हूं, ये बात मैं आपको हल्फियन कह रहा हूं कि सर जो हम कह रहे हैं ना वो क्लास में तुम क्लास में साथ कह कर रखो, और एंड में सर क्विज वीक में लेता हूं फरवरी के फर्स्ट हाफ। देखो मुझे एक बात पता है, अभी तुम में से ना मेजॉरिटी सीरियस इतने नहीं हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब जो टाइम गुजरेगा सीरियस हो। आखिरी का महीना देखो असल होता है छक्का मारने वाला। कल साउथ अफ्रीका का मैच में देख रहा था, 40 ओवर में 240 थे और खत्म उन्होंने किया है 350। सर उन्होंने 10 ओवर में आखिरी के 117 रन निकाले। तुम भी तो यही करते हो, ईमानदारी से बताओ। अरे इंटर A लेवल्स को भी ले लो सर, 3 घंटे का पेपर होता है ना 100 नंबर का, तुम पहले घंटे में 30 नंबर का करते हो, दूसरे में 25 का करते हो, आखिरी के घंटे में 45 नंबर का पेपर पेलते हो तुम लोग। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है सर, याद रखो कि सर हम नेचुरली अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया, अगर हम समझ जाए ना हम प्रेशर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। होता है ना कि भाई वो हेडिंग बता, हेडिंग पूरी बुक लिखूंगा, है ना सर, तो ये कैसे करते हो भाई? वो क्या होता है, प्रेशर है, करना है। ये अल्लाह ने माइंड बनाया है कि जब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, करना है तो फिर करना है। तो भाई यही चीज तो सिखानी है कि पेपर पास करना है तो करना है, हमारे पास ऑप्शन सर उसके लिए क्लास का काम कर लो, क्विज वीक दे दो। आखिरी के वीक में तुम्हारे पास प्रेशर ज्यादा होता है, तुम करते हो। एक रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट मेरी ऑनलाइन वाले बच्चों से है, खुदारा देखो मैं खुद कहता हूं कि रिकॉर्डिंग जाओ, मतलब कोई मसले की बात नहीं है, मतलब हर बच्चे का अलग मिजाज होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे ज़माने में ये रिकॉर्डिंग वाली सहूलत होती तो मैं शायद कभी इंस्टीट्यूट का शक्ल भी किसी की ना देखता।
मैं रिकॉर्डिंग पे ही सुस्त आदमी हूं, तो मैं कहता चलो भाई रिकॉर्डिंग खोलो। लेकिन सर रिकॉर्डिंग वाला बच्चा जो सबसे बड़ा भंड मारता है वो 2x भी नहीं सर, वो पेंडिंग एक दफा जब किसी की शादी आ गई, कुछ आ गई है ना, उस चक्कर में जब वो पेंडिंग पे जाता है ना, तो वो एंड तक पेंडिंग। और फिर क्या होता है सर, आखिरी के महीने में, देखो याद रखो आखिरी का महीना अपना पढ़ने का है। मैं कसम खुदा की, तो मैं एक बात बताऊं, मैं सिर्फ एक पासिंग क्लास लेता हूं, मैं वर्कशॉप्स के खिलाफ हूं आखिरी के महीने में। क्यों? मैं कहता हूं यार वर्कशॉप में अब इनका टाइम जाया होगा। बहुत सारे टीचर्स करते हैं, उनकी एक स्ट्रेटेजी है, वो पता है क्या करते हैं, वो पास पेपर्स के मुश्किल सवाल कराते ही नहीं है। अभी बोलते हम करेंगे वर्कशॉप में, चलो भाई पिछले 5 अटेम्प्ट के पास पेपर्स करने हैं वर्कशॉप में। मुझे वो होता है कि यार उसमें बच्चे को क्लास में करा दो, उसमें बच्चे को बोल तो खुद पढ़। फिर इसी तरीके से स्मार्ट स्टडी की टेक्निक्स जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है सर, पहले सर मैं हमेशा कहता हूँ आखिरी के महीने में प्रैक्टिकल को फोकस कर। थ्योरी के रट्टे मारने वाली चीजों को तू रख दे आखिरी के 10-15 दिन। टेक्स्ट की थ्योरी, तू रिटर्न असेसमेंट अपील की एक थ्योरी आएगी टेक्स्ट में, मैं तुम्हें हल्फियन कह रहा हूँ, और ये बात सर मुनीर को नहीं बता रहा, और तुम्हें जब भी वो दे दें कर दें करो, उसको याद करोगे आखिरी के 3 दिन में। पूछो क्यों? सर याद करोगे मेरे से, लिख लो, तुम जितने भी अच्छे रट्टे वाले हो ना, तुम जितने भी अच्छे रट्टे के चीते हो, याद करोगे भूलोगे, याद करोगे। सर वो 10 नंबर की थ्योरी के पीछे ना बच्चा अपने जिंदगी के 50-60 घंटे, मेरे साथ हुआ ना, मैं टेक्स्ट का पेपर दे रहा था, वो यार याद करूं भूल रहा हूं। मैंने कहा भाड़ में जाए, अरे वो थ्योरी याद ही नहीं हो रही, इतनी अजीब सी है और बोरिंग भी है। मैंने पेपर से, मैंने कहा कल मंडे को पेपर होता था उस टाइम पे, पहला पेपर टेक्स्ट का, मैंने कहा संडे के दिन सुबह सुबह मैंने लिख दिया 10 से 11 सुबह सुबह दिमाग चल रहा होता है, 1 घंटा इस थ्योरी का है, जितनी याद हुई। और सुबह अगले दिन जब मंडे को पेपर था ना, तो मैंने कहा यार लक्ष्य में इसको एक दफा पढ़ूंगा, जाते हुए 15 मिनट, सवा घंटा। मैंने कहा पेपर में आएगी ना 10 नंबर की, 4 नंबर ले लूंगा, 3 नंबर ले लूंगा, सही है, इतने ले लूंगा 3-4 नंबर। तो सर आप यकीन माने, मैंने, क्योंकि सर मैंने फैसला कर लिया, मैंने कहा यार ये हो ही नहीं, मैंने कहा इसके पीछे बाकी टाइम क्यों बर्बाद करूं। सर ये स्मार्ट स्टडी है, बच्चा इन चीजों को नहीं सीख पाता है कि भाई थ्योरी के अंदर अगर तू अभी से याद करने पे जाएगा ना टाइम, हाँ थ्योरी में जो केस स्टडीज आते हैं बिजनेस लॉ में, तूने समझा हुआ सब, वो क्लासेस सब ली हुई हो, केस स्टडीज अभी से अटेम्प्ट भी किए हुए हो, जो प्योर लट्टे वाली चीजें आती है ना सर, उनको डाल दो 10-15 दिन, और 10-15 दिन से पहले तुम्हारा प्रैक्टिकल पूरा निपटा हुआ। मैं अपने बच्चों को यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ तुम FAR2 और ऑडिट बहुत गंदी चीज है, सही है, मैं कहता हूँ भाई, और कंपनी लोग भी बच्चे दे रहे हो, तो मैं कहता हूँ तू FAR2 शुरू के 15 दिन में, आखिरी के महीने में साइड कर दे, उसके बाद तुझे डेली पढ़ना है 1 घंटा, खत्म, पेपर से पहले पढ़ लेना है बाकी, उसके बाद तो आखिरी के 15-20 दिन ऑडिट के रट्टे के लिए रख, कि तू ऑडिट को जितना एंड में याद करोगे उतना ताज़ा, अभी से याद करोगे भूलोगे, प्रेशर पैनिक अलग होगा। सर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो खुदारा। मुझे बहुत अफसोस होता है जब बहुत सारा बच्चा आके कहता है कि सर फेल हो गए। क्यों फेल हुए सर, वजह। और एक और चीज़, क्लास में जब मैं सवाल देता हूँ ना, देखो तुम लोग तो माशाल्लाह आजकल मैं देख रहा हूँ कर रहे हो, सर क्लास में सवाल कर लो, घर पे बहुत ज़्यादा अजय से बचोगे। देखो क्लास में अगर तुझे ये पता चल गया ना अपने आप को असेसमेंट, तो तुम देखो घर पे तुम चाहो ना चाहो डिस्ट्रैक्ट होगे। आजकल का सर दौर ऐसा है, तुम्हारा कसूर नहीं है। मैंने अपना पूरा CA किया ना सर, आप यकीन करेंगे 2014 में मैं क्वालिफाई हुआ, उस वक्त तक मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, क्योंकि एक तो स्मार्टफोन की इतनी रेवोल्यूशन भी नहीं आई हुई थी, आ गए थे लेकिन गुर्बत की वजह से हम ले नहीं सकते थे। और तो सर मेरे पास वो नोकिया के 2310 को लेकर घूम रहा होता था मैं, फिर थोड़े बड़े हुए तो वो एक 6610 ले लिया था हमने, सही है, 6600, बल्कि 6600, हाँ वो। सर मैंने पहला फोन, मुझे स्मार्टफोन पता है कब मिला है, कंपनी ने दिया जब मैंने के इलेक्ट्रिक में जॉब की है, और वो भी 4 महीने में मतलब चोरी हो गया, जेब से निकल गया, सही है, लेकिन फिर दूसरा मिल गया, सही है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि सर अब देखो ये चीजें मेरे जमाने में, तो मैं बोलूँ तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मुझे पता है कि यार मसला है तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, सही है। हमारे ज़माने में सर इंस्टा नहीं था, फेसबुक था तो हम लोग कभी कभी यूज़ किया, यूट्यूब का इतना कुछ वो नहीं था। तो आप सर यकीन मानिए डिस्ट्रैक्शंस हमने सर उस जमाने, तुम लोगों को ज़माना याद नहीं होगा सर, जब 2310 में मैसेजेस आते थे और मैसेजेस की जगह पूरी हो जाती थी, तो एक मैसेज लिखा हुआ आता था उस पर, नो स्पेस फॉर न्यू मैसेज,
वो याद है किसी को? तुम में से किसी को? अब सर उसमें पता होता क्या था, कुछ खास मैसेजेस होते थे वो संभाल के रखे हुए होते थे। अब जब ये आ जाए कि दो स्पेस फॉर, तो फिर कुछ खास को क्या करना पड़ता था, डिलीट, दिल पे पत्थर लग के। तो सर वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी जो आज तुम्हारे दौर में हैं। इस सब इस सब के बावजूद क्लास की चीजें कर लो, मेरी गारंटी है इंशाल्लाह मुस्कुराते हुए पास हो जाओगे। सर ये चीजें ना, आप घबराते हो। और एक बात याद रख लो, जिस बच्चे का मैं कहता हूं कैफ का एक पेपर भी निकल के ना पूरा सीए करने की कैपेबिलिटी रखता है। कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं और सर मैं कहता हूं इवन जो बच्चा अगर कोई फेल हो रहा है ना और वो 40s में फेल हो रहा है, वो भी कैपेबिलिटी रखता है। हाँ, अब कुछ बच्चे आते हैं सर 5 अटेम्प्ट हो गए, 6 अटेम्प्ट हो गए और किसी पेपर में 30 से ऊपर नंबर ही नहीं आ रहे, तब मैं उसको कहता हूं कि तू शायद कुछ ऑल्टरनेटिव भी सोच। लेकिन अगर तेरे 40s में फेल हो रहा है तो यार देखो, अगर एक बच्चा 47, 48 पे फेल हो रहा है ना, तो उसमें और पास होने वाले में कोई फर्क नहीं। क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं, आईकेप के रिकॉर्ड में जो बच्चे पास होते हैं ना, उनमें से 70 to 80% बच्चों के 50 से 55 के दरमियान नंबर होते हैं। सही है सर? कितने नंबर होते हैं? अभी कोई FAR 1 में 3000 के आसपास बच्चा कुछ पास हुआ है, 3000 थोड़ा कम। उसमें से सर आप समझे 2200 के नंबर 50 से 55 के दरमियान है। और अगर कोई 47, 48 पे, तो मतलब है कि सिर्फ एक सवाल का फर्क था भाई। उसका एक सवाल अच्छा चला गया, तेरा एक सवाल 7-8 नंबर का बुरा गया। तो सर पास्ट इज हिस्ट्री, इसके पीछे नहीं पड़ना है, चीज़ों को स्मार्टली लेकर चलना है, सीए आसान है। ऑनलाइन वाले बच्चों को सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिजिकल वालों को सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। अगर आप ये सोचना छोड़ना है गोल्ड मेडल आएगा तो गोल्ड आ जाएगा। अगर आपको ये कहीं उम्मीद लगती ना कि यार गोल्ड मेडल आएगा, तो नहीं आते। FAR की मेरी अटेम्प्ट थी ना, मैंने कहा ना, उसमें 3 बच्चे थे, 2 बच्चे जिनका मेरा FAR 2 में गोल्ड मेडल था, मोइज मुस्तफा, पीर मोहम्मद, वो उसी अटेम्प्ट में FAR पढ़ रहे थे। उन दोनों का गोल्ड मेडल नहीं है। तीसरा बच्चा जो स्टूडेंट था, जिसका मैंने सोचा भी नहीं था, अली मेहदी, उसका इस्लामाबाद से मुझसे पढ़ रहा था, उसका आ गया गोल्ड मेडल। तो वो मुझे क्या था, उन दोनों का भी था गोल्ड, क्योंकि उनमें से इत्तेफाक से एक बच्चे का तो उस टाइम में जो गोल्ड मेडलिस्ट था, ऑडिट का पेपर रुक गया। उसका कहना सर अगर ऑडिट का नहीं रुकता तो मेरा FAR का गोल्ड मेडल था। सही है, उस देखो उन दोनों का नहीं आया, लेकिन गोल्ड मेडल किसका आ गया? इस्लामाबाद वाले। तो सर उस और वो बच्चे ने उसका आज तक, अच्छा मेरे अब तक 4 गोल्ड मेडल आए, और 4 गोल्ड मेडल आए ना, तो उनमें से सर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसका उससे पहले कभी गोल्ड मेडल आया। उससे पहले उसका कभी गोल्ड मेडल मुझसे पढ़ के पहली दफा है। क्या करें सर, आदत है सड़क से उठा के स्टार बनाने की। सही है, मजाक कर रहा हूं सर। बाद में उनके गोल्ड मेडल आए, पहले उससे पहले ना कोई मेरिट ना कोई वो, है ना सर? बिल्कुल हो सकता है शायद कल इंशाल्लाह आ जाए सर। यहां तक हम क्लियर हैं? कोई सवाल ऑनलाइन वालों इसके अलावा? भाई गोल्ड के लिए क्या करें? कोई और सवाल? पक्की बातें बढ़ जाए टॉपिक पे। नहीं क्यों कल पढ़ते हैं बेटा, पढ़ेंगे भी आज, ऐसा ही कल पढ़ेंगे। पेपर कौन सा पेपर डिस्कस करना है तुझे अभी? हरकतें तुम लोग की नहीं सुधरेंगी ना। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इंशाल्लाह सर शुरू करेंगे। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, चीते तो आप लोग हैं ही हैं। यूसुफ तेरा पंखा नजर आ रहा है, सब बच्चों ने देख लिया बेटा। अभी भी भाई आ रहा है वीडियो, संभाल के रखा करो जब तुम लोग उस पे जाओ ना भाई, ऑनलाइन पे। तो मेरे नौजवानों, कभी कभी मसाइल हो जाते हैं। एक दफा ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही थी और वर्कशॉप चल रही थी। अच्छा, उस टाइम में मैं हज पे गया था, तो मैंने आप ये समझे कि 4-5 टॉपिक दे दिए थे उसमें रिकॉर्डिंग ना, तो फिर वो एंड में मैंने उनके लिए वर्कशॉप लगवाई।
वरना मैं वर्कशॉप यूजुअली नहीं रखवाता। अब एक बच्चा वर्कशॉप ले रहा है और उसका कैमरा ऑन हो गया। अब वर्कशॉप फुल फ्लो में थी, मैंने भी बोलना मुनासिब नहीं समझा, वो वर्कशॉप ले रहा है, कैमरा ऑन है, बिस्तर पे लेटा हुआ क्लास ले रहा है। 15 मिनट उसका कैमरा ऑन रहा है, फिर वो आदमी उठा है, उसने पूरे घर का एक चक्कर लगाया है, क्या क्लास चल रही है? अच्छा मेरी नजरें भी जा रही हैं, अच्छा बच्चों के लिए मैंने उसको हाइड किया हुआ था। फिर उसने शाम को डाइनिंग टेबल पर जाके शाम का जो नाश्ता होता है, चाय बिस्किट सब खाया। अच्छा मुझे डर था ये वॉशरूम ना चले जाए। आदत तो है ना इनकी कि भाई ये लेकर जाते हैं फोन, आप यकीन माने। अच्छा फिर क्या हुआ, अब इत्तेफाक से नमाज का ब्रेक आ गया। मैं उसको कुछ कैबिन में, अब मुझे भी तजुस्सुस आ गया और क्या करता है ये थी। अच्छा मैंने क्या कर दिया, खामोशी से ना, जब क्लास में मैंने उस प्रोजेक्टर पे क्लास चल रही थी तो मैंने प्रोजेक्टर पे लगा दिया ना, बच्चे भी उसको देख रहे हैं, ये हुआ ना वो भी, और वो उसको अच्छा उसको उतना। फिर मैंने कहते चल भाई अब हम जा रहे हैं नमाज के लिए, तो वीडियो बंद कर ले, तेरी 15 मिनट से वीडियो आ रही थी। और उसके ये चीज़ अगर आपको देखनी हो तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, यूट्यूब पे वो वर्कशॉप पड़ी हुई है, तो मुझे मिनट्स याद है। किस में FIR 2 की थी, FIR 1 की थी, 51 मिनट से 65 मिनट तक में उसका तो पूरा कैप्चर हुआ वैसी। सही है। तो सर और एक इससे पहले एक दफा एक बच्चा बेचारा गांव से ले रहा था क्लास, और बनियान में ले रहा है, चलो वो तो ऑनलाइन वाले बहुत सारे, सही है जो, और फिर वो खेतों में उसने चक्कर लगाया। सही है। तो सर ये ऑनलाइन में कभी कभी ख्याल रखा करो भाई, तुम लोगों की वीडियो ही जो है ना अवामी ना हो जाएं। आ जाएं सर, आ जाएं। चले सर, इन्वेस्टमेंट सर इसका टेस्टिंग लेवल क्या है? 2 मैक्सिमम। कितने नंबर का हैंड आउट किसको नहीं मिला? थोड़ी देर रुक जाओ, मिल जाएगा इंशाल्लाह। टेस्टिंग लेवल क्या है इसका? मैक्सिमम कितने नंबर का सवाल आ सकता है? 20 मार्क्स का। याद रखो, अगर IAS 16 को किसी ने कभी धोखा दिया तो ये होगा, क्योंकि सर उस ग्रेड के अंदर जो है ना IAS 16 वाली ग्रेड है, उसके अंदर बड़े टॉपिक 2 ही, IAS 16 है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। या तो 16 के ऊपर बड़ा सवाल आएगा, या तो इस पे आएगा, या तो दोनों का मिक्स होके आएगा। तीसरा सर कोई ऑप्शन ही, तो इसके अंदर वो सलाहियत है पूरा 20 नंबर का आ सकता है। प्रोफेशंसी लेवल क्या है सर? याद है ना हमारे सिलेबस में T1 के टॉपिक्स हैं। T1 का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम 8। T2 का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम 20। बोलो तो आज की क्लास में बता दूं 3 बड़े सवाल किसके आएंगे इस अटेम्प्ट में? 3 बड़े सवाल, 50 नंबर का पेपर आज की क्लास में बता रहा हूं इस अटेम्प्ट में। EPS के ऊपर इस अटेम्प्ट में बड़ा सवाल आएगा। IAS 33 सर वो एग्जामिनर देख के चेंज कर देता है भाई। हाँ एग्जामिनर देख के चेंज कर देता है, नहीं उसको पता है, वो बोलता है बेटा आ तू खेल। सही है। दूसरा EPS के ऊपर बड़ा सवाल इस अटेम्प्ट में एक्सपेक्टेड है। दूसरा बड़ा सवाल मेरे हिसाब से NPO के ऊपर है, और तीसरा सवाल IAS 16 प्लस IAS 40 का मिक्सचर आएगा। सर ये 3 सवाल पहली क्लास में बता रहा हूं, मतलब इसकी 50 मार्क्स का पेपर यहां से आ रहा है। सही है सर? 50। बाकी टॉपिक्स सर 50 मार्क्स के आएंगे। बाकी टॉपिक्स कितने मार्क्स से बाकी टॉपिक्स होंगे? क्या हम क्लियर हैं? इसको बोल दे यार पानी ला दे। कौन है भाई साके पे? कौन है? बोल पानी दे। सही है सर? क्या हम क्लियर हैं?
अर्निंग्स पर शेयर अभी भी देगा, टेंशन ना ले, वो आईकेप थोड़ा सा उसको पूछने के। देखो 16 का इसमें मेजर पोर्शन होता है, थोड़ा सा इसका होता है। आ जाए सर, अब आ जाए सब बच्चे प्यारे और अच्छे। अगर तुम्हारे नसीब अच्छे हुए, क्या अच्छे हुए, तो हो सकता है IAS 40 का पूरा बड़ा सवाल बना दे। सर IAS 40 आसान है, सही है। देखो मैं ना अपने पास आसान टॉपिक ही रखता हूं, सही है। आ जाए सर, आ जाए। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या बातें हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा एक और चीज कॉपी कर लो, फिर बताता हूं। स्कोप, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, ये बातें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। अदर एरियाज, और ये बात आपको पता होगी मेरे नौजवानों, या अगर तुम आईकेप से थोड़े से भी कनेक्टेड हो, कि पिछली अटेम्प्ट तक 2-3 अटेम्प्ट के लिए FAR 1 को किया गया था ओपन बुक, और अब इस अटेम्प्ट से FAR 1 भी और FAR 2 ओपन बुक। इसका मतलब समझ रहे हो, आईकेप थ्योरी के सवाल पूछेगा। देखो अब आईकेप थ्योरी की तरफ ज्यादा जाएगा। खैर मैं तो पहले भी कहता था स्टैंडर्ड की जरूरत पेपर में नहीं पड़ती, क्योंकि सर जो स्टैंडर्ड खोलता है ना वो आईकेप का, वो भी एक चाल थी, टाइम वेस्ट होता है। और जो मैं आपको नहीं IAS 36 हर क्लास में रिवाइज कराता हूँ, स्टैंडर्ड यही तो है भाई, कि तुझे पेपर में स्टैंडर्ड खोलने की जरूरत ना पड़े। हर क्लास के एंड और शुरू में रिवाइज ही इसीलिए होता है कि तेरे दिमाग में बैठा हुआ हो स्टैंडर्ड कौन क्या कहता है। लेकिन सर आईकेप अब थ्योरी के सवाल पूछेगा। कैसे सवाल पूछेगा? जो मुझे बता दे डिस्क्लोजर बनानी, मुझे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बता दे IAS 16 की, 4 नंबर का सवाल, क्या क्या चीजें होंगी, इस किस्म के सवाल अब वो पूछेगा। सर कुल मिलाकर के 7 बातें पूछी जाएंगी, 8वीं कोई बात, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब चलें सर, पहली क्लास में ही मैं आपको इसमें से ये भी बता दूंगा कि इसकी इस पे से हमें ये तो पता हो ना किस तरह के सवाल आएंगे, किस प्रकार के सवाल आएंगे। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड, इसमें से किस तरीके के सवाल आएंगे। पहला सवाल जो इसमें से एक्सपेक्टिव है वो डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव मतलब ये है कि तुमसे ट्रीटमेंट कहेगा लेकिन बोलेगा बेटा ट्रीटमेंट की वर्किंग ना कर, लिख करके बता। दूसरा सवाल जो इसमें से एक्सपेक्टेड है वो है ट्रांसफर्स का। सर ट्रांसफर्स का मतलब क्या है? एक प्रॉपर्टी पहले IAS 16 में थी, वो अब IAS 40 में आ गई, IAS 40 से 16 में गई, सही है। तीसरा सवाल जो इसमें से एक्सपेक्टेड है वो फुल फ्लेज इसका डिस्क्लोजर का है। और चौथा जो मेरे हिसाब से इस अटेम्प्ट में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है IAS 16 प्लस IAS 40, और उसके अंदर IAS 40 का वो डिस्क्लोजर भी घुमाएगा साथ। ठीक है मेरा बच्चा, यहां तक हम क्लियर हैं? पक्की बात है? 4 तरह के सवाल इसमें से आते हैं। अब आते हैं सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है। अब आए सर इसकी कहानी, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव समझेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा। सर किसी आदमी के पास ज्यादा पैसा हो तो वो सेविंग्स किस में करता है? प्रॉपर्टी। आपको पता है दुनिया भर में जो वेल्थ है ना, लोगों की सेविंग्स है, वो 67% लगी हुई है प्रॉपर्टी में। किस में लगी हुई है? प्रॉपर्टी में।
कराची की बात करें, खैर पूरे पाकिस्तान की बात करें, लेकिन कराची की मैं ज़्यादा बात इसलिए करता हूँ कि मैंने एक चीज़ पूरा पाकिस्तान घुमाऊँ माशाल्लाह, लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखा ना, कराची में बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। नहीं, प्रॉपर्टी में भी क्या, फ्लैट्स। आपको पता है पूरे पाकिस्तान भर में फ्लैट्स का इतना कॉन्सेप्ट ही, कराची में फ्लैट्स हैं बियर ओवर प्राइस्ड। सर ये शहीद मिल्लत पे बच्चा पार्टी देखा होगा शायद तुम में से बहुत सारों ने, उसके ऊपर बिल्डिंग बनी, उस पर यार 3 बेडरूम प्लस एक डाइनिंग, सर उसका फ्लैट है 6 करोड़ रुपए का। जेटिन देखा है? जेटिन से ऊपर बिल्डिंग में भी 6-7 करोड़ रुपए का फ्लैट है। आप सोचे सर फ्लैट कितने का मिल पड़ रहा है। और ये पता है इसके पीछे 2 कौमें हैं, मेमन और पठान। मेमन और इन दोनों ने जितना फ्लैट्स, कितने मेमन ने क्लास में हाथ उठाए? मेमन, मैं भी मेमन हूं, सही, लकी पीपल। हाँ बता रहा हूं सर, देखें मेमन और पठान क्यों मैं कह रहा हूं सर, मेमनों के साथ है ना दिमाग में एक मसले है। जितने भी कितने मेमन ने हाथ उठाए? 4। और अब बताएं कितने इसमें से फ्लैट में रहते हैं? मैं भी फ्लैट है सारे। अब मेमनों के साथ एक मसला है, हम फ्लैट में हम बोलते हैं सिक्योरिटी, सेफ्टी, कोई मोटर के मसाइल, पंगे, पानी की मोटर खराब हो गई, प्लम्बर को बुलाओ, ये करो, समझ रहे हो। हमें ये सब चीजें पंचायतें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हम जब काम धंधे बनो तो धंधे पे ध्यान हो, ये सब चीजों के पैसे दे दो मेंटेनेंस के, लेकिन ये सब चीजों के पीछे परेशानी ना हो। मेरे जानने वाले घरों में चले गए नाज़िमाबाद में, वापस फ्लैट में, बोला नहीं यार घर की बहुत पंचायतें यार हमसे नहीं हो पाती। हालांकि सर देखा जाए ना, घर का एक बहुत बड़ा फायदा है, छते, एक बच्चे की शादी, एक कमरा दूसरे के, सही है। पर फिर भी तो मैं आपको वजह बता रहा हूं कि सर अब कराची के अंदर इन दोनों में, पठान भाई क्यों करते हैं फ्लैट? पठान देखो ज्यादातर काम करता है कैश का, बहुत सारा कैश का, बहुत सारा कैश है। अब कैश कहीं खपाना तो है ना भाई, घर में तो नहीं रख सकते इतना कैश, तो खपाने के लिए या तो फ्लैट लो या तो गाड़ी लो, सही है। तो पठान और मेमनों ने जो है ना फ्लैट्स की मार्केट को फजूल में इतना किया हुआ है, वरना कोई इतनी वर्थ नहीं होती। तो आप अगर इन इलाकों में, खास तौर पर जो शारे फैसल के सेंटर ऑफ द सिटी के इलाके, अब सर देखें अगर एक बंदा सेविंग होती है तो वो फ्लैट खरीद लेता है, वो कहीं प्लॉट खरीद लेता है। तो सर अगर एक कंपनी की सेविंग है तो कंपनी भी तो प्लॉट खरीद सकती है, कंपनी भी तो फ्लैट खरीद सकती है। तो सर याद रखें IAS जो 16 है उसकी डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वो टेंजिबल एसेट होते हैं जो 4 पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। कौन से? प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रेंटल टू। वो कहीं नहीं कहता कि तूने वो प्रॉपर्टी ली जिसकी जो वैल्यू में इजाफा हो तो तू बेचे, फिर दूसरी ले, फिर वो बेचे, ये वाली चीज को डिस्कस ही। उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड आया? तो IAS 40 कहता है कि मैं उस प्रॉपर्टी को डील करूंगा, सही है, प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। यहां तक मैं क्लियर हूं कि सर किसको? प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट के अलावा अगर तूने किसी और पर्पस के लिए प्रॉपर्टी ली है तो बेटा 16 देखेगा। मैं कब देखूंगा? यहां तक मैं क्लियर हूं। अब आते सर स्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लें स्कोप जो है ना सर, इसका स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसके स्कोप में सिर्फ और सिर्फ आएगी लैंड एंड बिल्डिंग्स। सर अगर तूने गाड़ी खरीदी, आजकल हमारे मुल्क में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट पता है क्या है? कार। अब तो फिर लेट नहीं चलेंगे सर, फिर भी स्टिल हमारी एक में मैं आपको एक बात बताऊं, इन्वेस्टमेंट क्यों कार है। अब थोड़ा सा डॉलर कम आ रहा है तो अब थोड़ा सा वो हो गया है। सर मैंने इस दफा माशाल्लाह बहुत सारे, मतलब जब हम फर्म में होते हैं तो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो मैंने देखा माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने इस साल में पैसा बनाया है गाड़ियों से। स्पोर्टेज खरीदी 61 लाख की, 3 महीने चलाने के बाद बेच दी 72 लाख की। 3 महीने चलाने के बाद कितने की बेची? 72 लाख की। यारिस खरीदी थी 30 लाख की, साल भर चलाने के बाद बेच रहा है 42 लाख की।
मतलब आप सोचो गाड़ी फ्री में और पर महीने के लाख रुपए तुझे चलाने के अलग मिले। इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है गाड़ी इस वक्त इस मुल्क में। सही है सर, एप्रिसिएशन हो रही है, डेप्रिसिएशन लगने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सर अगर गाड़ी तुमने इन्वेस्टमेंट की नीयत से लिए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलेगा बेटा 16 पे जा। मैं किस पे अप्लाई होऊंगा? लैंड और, तो सर इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो एसिड्स कौन से हैं? लैंड और पर्पस दो ही है। पर्पस इसके दो ही है, क्या? कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल्स। कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल्स प्लस रेंटल्स। कैपिटल एसेट्स दो हैं, पर्पस क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन। और कैपिटल एप्रिसिएशन क्या? वैल्यू में इजाफा हो तो मैं फायदा कमाऊंगा। रेंटल्स का मतलब क्या है? सर देखे ना, कोई आदमी फारिग अगर उसके पास एक प्रॉपर्टी होगी, सही है, तो क्या करेगा? तो सर याद रखें, गाड़ी किराए पर दे रहे हो 16, बिल्डिंग किराए पर दे रहे हो 40। गाड़ी किराए पर, उसमें प्लांट किराए पर दे रहे हो 16, बिल्डिंग किराए पर दे रहे हो, लैंड किराए पर दे रहे हो। सर लैंड किराए पर जा सकती है? एग्रीकल्चर लैंड के अलावा कोई लैंड किराए पर जा सकती है? कैसे जाएगी? बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए दे दी, चलो पार्किंग के लिए। सर कमर्शियल आप कभी जाएं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, सर लोगों ने प्लॉट रखा हुआ है, कुछ काम नहीं करना है, पार्किंग पे दे दिया और उसके पार्किंग पे आसपास की 4 कंपनियों की गाड़ियां आ जाती हैं। सही है, 150-200 गाड़ियां उसकी आ जाती हैं और वो रेंटल वहां से कमा रहा है महीने के 8 से 10 लाख रुपए। कुछ नहीं करना। प्लॉट कंपनी के लिए 2.5 लाख रुपए बड़ी बात नहीं होती, एक बड़ी कंपनी के लिए। कोरंगी में लोग बड़ी बड़ी कंपनियां, कुछ नहीं कर रहा, खाली प्लॉट से कितने कमा रहा है? 2.5 लाख एक कंपनी, 4 कंपनियों से 10 लाख। सही है, सुकून से जिंदगी। एक बंदा रखा हुआ है जो गाड़ियों के लिए, उसके लिए उसकी तनख्वाह होगी 25, 30, 35 हजार रुपए। सही है, बाकी जिंदगी गुलजार है। यहां तक हम क्लियर है? पक्की बात है? चले सर, फिर इसने कहा देखो यार इसमें ना नॉर्मल तो लैंड और बिल्डिंग आ गई, बट इसने कहा इसमें अंदर कुछ इंक्लूजन्स हैं और कुछ क्या है। अब आ जाते हैं इंक्लूड्स पे आते हैं। अब सर याद रखना, इंक्लूड्स का जरा तुम्हें मतलब समझा दूं कि तुम्हें सर मुनीर ने भी समझाया होगा कहीं ना कहीं, लॉ में भी डेफिनेशंस भी लॉ की ना, आईएएस भी देखा जाए एक तरह से लॉ है ना, 2 होती है। एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक होती है एक्सक्लूसिव, जो कि मीन से शुरू होती है। सर इंक्लूसिव डेफिनेशंस का मतलब क्या होता है, कौन समझाएगा? सिंपल अल्फाज में डिक्शनरी मीनिंग जो है ना उस चीज का, वो तो अप्लाई होगा ही होगा। उसके अलावा इसको भी शामिल कर ले, डिक्शनरी मीनिंग भी है। एग्जाम्पल, डिक्शनरी में लिखा हुआ है पागल के मीनिंग लिखे हुए हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मैं कहता हूं पागल मीन्स या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड इंक्लूड्स वन हु वोट्स फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो जो पीपल्स पार्टी को वोट देता है वो भी क्या है? मेरी नजर में पागल है। सही है सर, जो कि पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा है वो पागल है। तो अब हमने कह दिया कि सर इंक्लूड्स में डिक्शनरी मीनिंग भी और ये भी शामिल। सही है सर। अब आ जाए सर, स्टैंडर्ड ने हमें कहा कि यार कुछ चीजें जो है ना इसके अंदर इंक्लूड्स हैं और कुछ चीजें क्या हैं? एक्सक्लूड्स हैं। कुछ चीजों को तुम्हें शामिल करना है और कुछ को तुम्हें शामिल। इसने सबसे पहले मुझे कहा इसके अंदर लैंड शामिल है, whose यूज इज अनसर्टेन। क्या मतलब, इसको जरा समझते हैं। ये बात समझना सर, एक ऐसी जमीन जो तुम्हें अभी पैसे बार्गेन अच्छा लग रहा था, कंपनी ने वो जमीन तो ले ली, अभी सोचा नहीं है कि यार इसको अपने इस्तेमाल में, इस पे अपनी फैक्ट्री बनाए या किसी को किराए पर दे दें या लॉन्ग टर्म में। स्टैंडर्ड ने कहा बेटा इसको शामिल कर ले, किसमें? IAS 40 में चुपचाप शामिल कर ले। लेकिन वर्ड क्या है? लैंड। सही है सर,
अगर कोई बिल्डिंग है ना जिसका तूने अभी यूज नहीं सोचा है तो वो किस में जाएगी? 16। लैंड जिसका यूज अभी तुमने सोचा वो किस में जानी चाहिए? IS 40 में। वो किस में जाएगी? IS 40 में। क्या मैं क्लियर हूं? पक्की बात है। फिर आ जाओ दूसरी चीज, बिल्डिंग whose tenant is to be found। वो जमीन जिसका अभी तुम्हारे पास, लेकिन तुम उसको, इसने कहा बिल्डिंग ऑन रेंट, इसने इसके लिए वर्ड यूज क्या किया है? ऑपरेटिंग लीज पे दी हुई है। ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या होता है सर? इसने कहा देखो वो बिल्डिंग भी इसमें शामिल है जिसका अभी किराएदार तुम ढूंढ रहे हो, खाली है अभी लेकिन क्या ढूंढ रहे हो? इसके अंदर वो बिल्डिंग भी शामिल है जो तुमने किसी को किस पे दे दी है? किसी को आपने किराए पर दे दी है। क्लियर है सर? या मैं इंक्लूड्स में बता रहा है भाई इनको शामिल करो। और आखिरी चीज जो इंक्लूड्स में, फोर्थ में यहां पे लिख रहा हूं, वो है प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सर वो प्रॉपर्टी जिसके बारे में तुमने सोचा है कि तुम इसको एज अ प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूज करोगे, लेकिन अभी क्या है? तुमने जो है एक घर खरीदा, जगह जमीन खरीदी, अब घर बना रहे हो, तुम्हारा इरादा क्या है? तुम इसको किस पे दोगे? किराए पर। वो किस में क्लासीफाई होगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, CWIP। अब सर लिख लो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, ये बात हमें पता हो, MCQs में जो पॉइंट पूछ सकता है वो ये वाला है। और MCQs में क्या पॉइंट पूछेगा या ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है कि भाई बताओ वो लैंड जिसका भी यूज अनसर्टेन है उसको मैं IS 16 में क्लासीफाई कर रहा हूं, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। वो बिल्डिंग जिसका यूज अनसर्टेन है मैं उसको 16 में क्लासीफाई कर रहा हूं, ट्रू। तो ये सिर्फ लैंड को एक्सेप्शन हासिल है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? पक्की बात है? हाँ जी, हाँ जी पक्की बात है। बढ़े आगे। कॉपी करना है, जल्दी कॉपी कर, फिर तो स्टडी टाइम हो जाएगा, है ना? ऑनलाइन वालों आप लोग के साथ। सर देखें, वो लैंड जिसका यूज अनसर्टेन है उसको मैं IS 16 में क्लासीफाई नहीं कर सकता, वो IS 40 में होगी। तो लास्ट बात, वो बिल्डिंग जिसका यूज अनसर्टेन है मुझ पे फर्ज है कि मैं उसको किस में क्लासीफाई करूंगा? IS 16 PPE। ऐसा ही है। इंक्लूड्स में दूसरा पॉइंट है बिल्डिंग हुज टेनेंट इज टू बी फाइंड, मतलब वो बिल्डिंग जिसका किराएदार अभी आपको मिला नहीं, आप सर्च कर लें, मिल जाएगा, लेकिन आपको उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रखेंगे। चलिए सर, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आज की क्लास में हमने सर अब तक क्या पढ़ा? ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? इन्वेस्टमेंट। फिर इसने स्कोप में बताया एसेट्स कितने, लैंड और पर्पस, कैपिटल एप्रिसिएशन और हमने कहा इंक्लूड्स 4 तरह की। वो लैंड जिसका यूज सर्टेन नहीं है, खरीद लिया अभी नहीं पता क्या करोगे, वो इसमें आ जाएगी, बिल्डिंग नहीं आएगी। और वो बिल्डिंग आएगी जिसका किराएदार फाइंड कर रहे हो, वो बिल्डिंग जो किराए पर। और हमने कहा प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज एंड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये बना रहे हो, अभी तैयार नहीं हुई, लेकिन जब बन जाएगी तो किस पे यूज करोगे? ये तो सर इजी चीज है। कल हमारी दूसरी क्लास है। कितने बजे क्लास है सर? 9:45। बस अब मैं आ जाऊंगा 10 बजे। सही है। मुनीर भाई की भी कल क्लास है? बस सही है सर। तला की भी है? सही है। तो सर कल की क्लास में हम बढ़ेंगे आगे। अब आते सर आज की क्लास का स्टोरी टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा
थोड़ा सा रिजल्ट की मुनासिबत से भी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। जी बेटा, सर उमर काजी हैं, वो पढ़ाएंगे। हर दिल अजीज आदमी है, मुझे भी बहुत पसंद आदमी है वो सर काजी उमर। आप बच्चों के भी माशाल्लाह फेवरेट हैं। तो काजी है ना, गुफ्तार का गाजी काजी, हो जाए उससे अल्लाह राजी। फिर मैं एक और भी बात कहता हूँ, तुम्हारे सामने नहीं कह सकता, उसको कहता हूँ। फिर वो बोला डैश में ले जाए सब पे बाजी। अब आ जाए डैश, अपने हिसाब से आप लोग अपनी सोच समझें, लेकिन काजी इज वन ऑफ माई फेवरेट बडी। आ जाए सर, आए सर। अब स्टोरी टाइम में आज की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बच्चों ने, एक आध दो ने शायद इससे पहले जिंदगी में वो कहानी कभी सुनी हुई हो, मुझसे ही, वरना किसी ने नहीं सुनी हुई होगी। ये कहानी जाती है आज से कोई 12 से 13 साल पहले। आप ही की तरह के नन्हे मुन्ने राही जो है, वो बच्चे कैफ कर रहे थे। 2 बच्चे उस जमाने में, जैसे आपको पता है, 2 इंस्टीट्यूट होते थे। कराची की बात करो, टीएसए और अलहम। और अच्छे बच्चे टीएसए में जाते थे, गंदे बच्चे अलहम में जाते थे उस जमाने में, है ना। तो सर टीएसए में वो दोनों पढ़ रहे थे। 2009-10 की बात है। और सुबह सुबह बस, कोई है यहाँ पे जो लाइट हाउस की साइड से आता हो? लाइट हाउस, पाकिस्तान चौक, खारा दर, उस तरफ से कोई बच्चा आ रहा हो क्लास ले? नहीं है, चले सर। तो वो बच्चे ओल्ड सिटी एरिया लाइट हाउस की तरफ से आ रहे थे। सुबह सुबह बस में 8:30 बजे, संडे का दिन था, क्लास थी। तो वो तकरीबन 8:15 बजे बस के लिए खड़े हुए थे। और सर वो खड़े हुए थे और रोड का एक इंटरसेक्शन है, तुम लोग अगर कभी उस तरफ गए हो तो एक ये डीजे कॉलेज से सीधा एक रोड जा रही है टावर की तरफ, सही है। तो सर यहाँ एक रोड ये चल रही है एम ए जिन्ना रोड, वो शारा लियाकत चल रही है, और ये कि डीजे कॉलेज से रोड जा रही है। वो दोनों बच्चे यहाँ पर सिग्नल पे खड़े हुए थे बस के इंतजार में कि यहाँ से बस आए। एक बस मुस्लिम कोच यहाँ से आई, माशाल्लाह कोच यहाँ से आई, दोनों में हुई टक्कर और उन दोनों के ऊपर बस चढ़ गई। मतलब बस ने उन दोनों को कर दिया हिट। अब सर उनमें से एक बच्चा उस जमाने में पतला था, 60 केजी का होगा, 60-62 केजी का। उसको जब बस ने मारा तो वो उड़ा है, और सामने पीछे, मतलब बस ने उसके यहां पर मारा, उड़ा है, सामने पीछे दुकान के शटर पे गिरा है, लगा है, और वो नीचे धड़ाम से गिरा है। दूसरा लड़का हैवी था, जैसे मैं हूं अभी, वो वैसा था। तो बस उसको उड़ा तो नहीं पाई, लेकिन सर बस उसके साथ चली। अब दोनों की बचत ऐसे हुई कि सर यहां पर था एक सिग्नल, बस ने इनको, जैसे इस बस ने मारा ना, तो एक उड़ के शटर पे गिरा है, दूसरा आया, लेकिन बचत ऐसी हुई कि सिग्नल की वजह से ये वाली बस रुक गई। अब दूसरा पीछे शटर पे गिरा पड़ा, और पहला जो है वो बस के साथ था, उसकी पांव बस के नीचे था। जो पीछे गिरा था ना शटर पे, वो होश में था, टांग टूट गई उसकी, वो होश में था। उसको लोगों ने, आए आसपास लोग जमा हो गए, उसको लोगों ने कहा भाई, उसने अपने घर का नंबर बताया, अपने दोस्त को जगाया, बोला घर का नंबर बता। सही, दोनों साथ के एक ही क्लास के थे। थोड़ा अब कहानी कहते, जो बच्चा पीछे गिरा था ना, उसकी कहानी, वो गिरा हुआ था, उसको उसके अब्बा अम्मा पहुंच गए, पीछे गली में घर था, अम्मा अब्बा पहुंच गए। अब एम्बुलेंस, हालत ऐसी, खून इतना बह रहा था कि एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकते थे। एक सुजुकी वाला जा रहा था, उसको पकड़ा और करीब सिविल हॉस्पिटल था, बोला यार सिविल ले चलो। और उस बच्चे के पाँव की हालत ये थी कि जब हम नॉर्मली यूं बैठते हैं, हमारा पाँव यूं होता है ना, उसकी यहाँ की हड्डी टूट के अलग हो चुकी थी, उसका पाँव घूम चुका था, मतलब उसका पाँव ये तलवा इस तरफ था, कोई कनेक्शन ही नहीं था। उसको लेके गए हॉस्पिटल सिविल में, सिविल वालों ने कह दिया कि भैया इसकी तो ये वाली हड्डी डैमेज है, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। अब घर वालों ने बोला कि यार इसको जब ऑपरेट करना पड़ेगा तो अब सिविल में तो नहीं कराएंगे। फैमिली गरीब थी, लेकिन फिर भी बोला यार कुछ भी करके उधार करके, सिविल में तो रिस्क, बच्चे की टांग का मामला ही नहीं लेंगे। तो बोले यार फिर हम इसको जो है ना कहीं और, तो उसको लेकर के चले गए वहां पर, जियाउद्दीन क्लिफ्टन करीब पड़ता था, वहां पर लेकर के चले गए। एओ क्लिनिक का ऑप्शन था और दूसरा जियाउद्दीन का था। एओ में उस बच्चे की माँ का दिल नहीं माना, उसने कहा कि नहीं यार ये एओ वालों से 1-2 केसेस खराब हुए, तो जियाउद्दीन क्लिफ्टन लेकर चले गए। सर वो बच्चा, फाइनल अटेम्प्ट थी उसकी मॉड्यूल डी की, वो वहां पर रहा। ये वाकया है जून का, सितंबर अटेम्प्ट उसकी फाइनल अटेम्प्ट थी।
वो वहां पर रहा हॉस्पिटल में, और जब वो हॉस्पिटल में रहा 10 दिन हॉस्पिटल में, तो सर वो 10 दिन में ये हो रहा था कि हर 15 मिनट बाद उसकी बेडशीट चेंज करनी पड़ रही थी शुरू के 5-6 दिन। क्यों सर? उसके यहाँ से जो है पानी मुसलसल निकले जा रहा था, उसके यहाँ से पानी, तो हर 15 दिन बाद सर ये पोजीशन, जून की बातें, ये मुझे याद है कि वो शायद 20-21 जून थी, 21 जून थी, पानी निकल रहा है। 10 दिन बाद चलो भाई वो घर पे आया, अगस्त का महीना, अगर घर पे आया उसने कहा अब टाइम तो मैं दूंगा नहीं, मतलब मैं 10 दिन बेड रेस्ट पे था, फिर बिस्तर पे हूँ, 3 महीने उसको बेड रेस्ट का कहा था, उसने कहा पेपर देने थोड़ी जाऊंगा स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे। खैर वो घर पे आ गया, कुछ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, जुलाई गुजर गया। अगस्त की 7 तारीख को उसको, उसकी एक टीचर है, अभी भी बहुत अच्छी टीचर है, और अब वो पीआरसी पढ़ाती हैं टीएसए में, मिस साइमा का उसको फोन आया, बोला यार तुम बेटा पेपर दे रहे हो? उसने कहा मिस कैसे दूं, मेरी हालत टाइट, 4 पेपर थे उस टाइम पे मॉड्यूल डी में, वो जा रहा था माशाल्लाह तकरीबन फर्स्ट अटेम्प्ट ही, लेकिन उसने कहा 4 पेपर है कैसे दूंगा मॉड्यूल डी में उस टाइम पे। तो मिस पेपर, और लैब्स भी था, एक में फेल सब में फेल। उसने कहा मिस पेपर तो नहीं दे सकता हूँ। मिस ने कहा बेटा मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम दोगे पेपर, तुम हिम्मत तो करो। उसने कहा मिस आज 7 अगस्त हो गई है, सितंबर के पहले हफ्ते में पेपर है, 23 दिन है। मिस ने कहा तुम पेपर दे सकते हो। उसने कहा अब टीचर ने कह दिया, उसने दोस्तों से रब्ता किया कि भाई आओ मुझे पढ़ाओ। अब जाहिर सी बात है वो बड़ा क्रूशल टाइम है, कुछ दोस्त आए, कुछ ने बोल दिया यार हम तो नहीं पढ़ा सकते, हमारा तो टाइम नहीं है। उसने सर हिम्मत करके पेपर दिए। वो जब पेपर देने जाता था ना, तो उसका भाई उसको सहारा दे करके, चल तो वो नहीं सक रहा था सही से, आई कैप तक छोड़ता था। आई कैप में पेपर होते थे, आई कैप पे उसके दोस्त होते थे, उसके दोस्त उसको उठा करके उसकी चेयर पे बिठाते थे, उसके साथ उसकी स्टिक विस्टिक रखते थे। पेपर खत्म होता था तो वो खुद उसके दोस्त उसको उठा करके वापसी में उसके अब्बा या भाई के हवाले करते थे। सही है, फिर वो इस तरीके से पेपर देने जाता था। सर उसने 4 पेपर दिए उस टाइम में, और 23-25 दिन तैयारी करके, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ उसके पेपर निकल गए। अब उसका फर्ग्यूसन में इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा उस टाइम तक ना उसकी हड्डी की ये हालत थी कि अभी अल्लाह की मसलियत होती है, हड्डी ना देखें जो उसके ना बीच में से हड्डी का पूरा हिस्सा जब फ्रैक्चर होता है ना, सर अभी मेरे हाथ का हुआ था, और आपकी हड्डी में ना हल्का सा क्रैक आ जाता है, बाल आता है, उसकी हड्डी का बीच का हिस्सा ही गायब था, तो बीच का हिस्सा नया आना था। अब वो अल्लाह की कुदरत के उसका हिस्सा बीच का नया नहीं आ रहा, हड्डी के ऊपर हड्डी बन रही है, बीच का गैप अपनी जगह है। अब उसके पाँव में रॉड लग चुकी थी, रॉड के ऊपर था, तो वो उसकी पाँव जो ना बिल्कुल ऐसा टेढ़ा हो गया था, उसका पाँव यूं हो गया था ना, तो वो सही से चल नहीं सक रहा था यूं। फर्ग्यूसन में वो इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू उसका ठीक ठाक लंबा हुआ। जाते जाते उसको ना इंटरव्यू ने पूछा, बोला यार तू इस कंडीशन में कर लेगा आर्टिकलशिप? उसने कहा सर आपको मुझसे फुटबॉल खिलवाना है या काम करवाना है? बोला यार कर लेगा? बोला हाँ। उसका फर्ग्यूसन में भी हो गया इसी हालत में। अब फर्ग्यूसन में था पहला क्लाइंट, असर के बाद का वक्त, वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, वही अपनी आधी लंगड़ी टांग से सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ना उसका पांव रुक गया। उसने अपने दोस्त को साथ बोला यार मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो उसने कहा भाई कुछ नहीं, थोड़ी देर में चलने लगेगा, तेरा हो सकता है कि मसल वसल का मसला हो, थोड़ी देर बैठ जा। नहीं चल सका। फर्म के बाकी लोग आए, बोला ये तो चल ही नहीं सक रहा। उसको उठा के उसी हालत में गाड़ी में डाला, उसके घर करीब ही था, लाइट हाउस पे छोड़ करके आए। घर गए, घर वालों ने अफ्तारी की, हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने कहा जो उसके पाँव में रॉड लगी थी वो टूट गई। अब बिल्कुल जीरो से 3 महीने का फिर बेड रेस्ट होगा। अब इसकी रॉड पहले निकालेंगे, और वो ऑपरेशन थोड़ा टेक्निकल था क्योंकि रॉड टूट के अंदर जा चुकी थी हड्डी के अंदर, जो हमारी हड्डी होती है ना ये, उसके अंदर 5 घंटे का उसका ऑपरेशन हुआ है। रॉड निकाली, हड्डी जो एक्स्ट्रा बन गई थी उसको घिसा, रॉड और प्लेट दोनों डाली। वहां पर उसके पास ऑप्शन था, लोगों ने कहा सीए छोड़ दे, पहले भी कहा था सीए छोड़ दे, अभी भी कहा, बोला यार देख तेरे 3 महीने पहले अब तो फर्म में गया है, सीए छोड़ दे। उसके दिमाग में एक था कि यार फैमिली के हालात मैंने देखे, उसने सीए नहीं छोड़ा। बहुत उस दिन वो बहुत रोया था जब उसकी रॉड टूटी ना, उसने बहुत रोया। उसने बोला यार क्यों मेरे साथ क्यों हुआ ये पहले ना, बट अल्लाह की मसलियत। सर जब ये काम हुआ ना, जब दूसरी दफा रॉड टूटी, उसके पांव की जो लंगड़ाहट थी वो 95% खत्म हो गई। अगर वो रॉड नहीं टूटती वो जिंदगी भर लंगड़ा के चलता। रॉड टूटना अल्लाह ने क्या लिखा था,
लंगड़ाहट खत्म करना। और उसके बाद अल्लाह ने उसको जिंदगी में जो है ना, उसकी बहुत कम मेहनत पे बहुत माशाल्लाह आसानियां की। वो पेपर में जो नहीं पढ़ के जाता था वो पेपर में नहीं होता था, सही है। उसको कोई मसला नहीं हुआ, बड़ा एक एवरेज बंदा था, उसको अल्लाह ने माशाल्लाह जो है थोड़ा सा बोलना सिखा दिया, सारी चीज़ें, फिर उसकी आर्टिकल्स कंप्लीट हुई, फिर वो के इलेक्ट्रिक में जॉब हुई, फिर उसकी यूनिलीवर में जॉब हुई, फिर आज उसकी अपनी फर्म है और आपके सामने खड़ा है। ये पहली कहानी मेरी है, ये पूरा जो सिनेरियो है ये मेरे साथ हुआ, सही है सर। तो 6 महीने में बिस्तर पे रहा हूं, 6 महीने, सही है। तो मेरा 2010 अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद से अल्लाह ने माशाल्लाह बहुत जगहों पे आसानी। तो याद रखें, अल्लाह मेहनत जाया नहीं होने देता, कहीं की मेहनत का सिला कहीं और जरूर देता है। अब आ जाओ दूसरे की कहानी, जो कि बस के नीचे था, जो कि बस के, सर ये मेरा दोस्त था उमैर। उमैर भी मिडिल क्लास फैमिली से, उमैर का केस हो गया खराब। मुझे मेरी अम्मी ने एओ क्लिनिक जाने नहीं दिया, उसके घर वाले उसको लेकर चले गए एओ क्लिनिक। उस दिन कोई मैच वैच था, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जो वहाँ के फाउंडर थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, अब तो उनका इंतकाल हो गया। वो मैच देखने गए हुए थे, उनके बेटे थे, वो भी मैच, उसका टाइमली ऑपरेशन नहीं हुआ, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी सर। मेरी सिर्फ ये हड्डी टूटी थी, उसकी ये भी टूटी, उसकी ये भी टूटी थी, उसका ये पूरा पाँव गया था। उसको लेकर चले गए एओ क्लिनिक, ऑपरेशन उसका टाइमली नहीं हुआ सर। उसकी इतनी ब्लीडिंग हो गई कि उसको अब झटके आना शुरू हो गए, सांस नहीं ले पा रहा वो। उसको कहा गया अब इसकी टांग को छोड़ो, जान बचाओ। उसको लियाकत नेशनल लेकर गए वेंटिलेटर्स पे। किस पे सर? वेंटिलेटर्स पे वो गया है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, सिंपल। 3 महीने तो उसकी जान बचाने में लगे। उसके बाद उसकी तो वो टाइम गई, मैंने तो फिर दे दी थी कि मेरा सही है। उसके बाद जब उसकी पाँव जान बच गई तो पाँव पे आए, तो बोला यार पाँव पे तो अब कम से कम 1 साल का पिंजरा आएगा, 1 साल का वो पूरा पिंजरा लगता है। देखो मेरी रॉड लगी तो उसका पूरा पिंजरा के पाँव मूव ना हो, उसका 1 साल का पिंजरा रहा। उसके अंदर उसने हल्की हल्की मूवमेंट स्टार्ट की थी, स्टिक पे वॉकर पे ही है वो। सर 1 साल बाद उमैर सीए में वापस आया। केस उसका स्पेशल था, उसको उस टाइम पे फिर भी केपीएमजी ने रख लिया। वो पढ़ा के थोड़ा पुराना हो चुका था, केपीएमजी ने कहा नहीं यार आपके साथ जो ये केस है हम रखेंगे। सर उसने केपीएमजी में सीए में या आर्टिकल्स की पेपर निकाले, और आज माशाल्लाह उमैर जो है पीडब्ल्यूसी लंदन में है, क्वालिफाइड थी। आज तक अगर कभी किसी ने मुझे नमाज पढ़ते हुए तो मैं जो है ना नमाज में मैं आज भी, मतलब जाहिर सी बात है कि नॉर्मल बंदा जैसे बैठता है ना, तो उसका ये वाला पाँव का जो ये फुट है वो सीधा होता है, मैं इससे नहीं कर सकता, मैं दूसरे पाँव का रखता हूँ। उमैर का आज तक, हमारे पाँव बैंड हो जाता है ना, उमैर का ये पाँव बैंड नहीं होता, उमैर का पाँव जो इतना रहता है। लेकिन सर स्टिल हम दोनों के पास ऑप्शन था जिंदगी में के सीए, हमने कहा यार छोड़ना तो नहीं है, और आज माशाल्लाह हम दोनों ने क्वालिफाई कर लिया। उमैर ने क्वालिफाई किया, उमैर केपीएमजी से आर्टिकल्स, मेरी फर्ग्यूसन। तो सर जब, और एक और बात मैं आपको बता दूं, जब जिंदगी में कोई मिसहैप होता है ना, तो उमैर का भी और मेरा होने का, इसके बाद अल्लाह ने बहुत सारी जगहों पे माशाल्लाह बहुत आसानी कर दी। हम जो 6 महीने बेड रेस्ट पे रहे ना, तो शायद अल्लाह ने उसका बदला में ये दिया कि हमें 6 महीने पढ़ाई में आगे ले गया। बहुत सारे हमारे जैसे जो बच्चे थे उनके पेपर नहीं निकले, हमारे निकल गया, हालांकि हम बड़े ही नाअहल थे। उमैर तो फिर पढ़ता था, मैं तुम्हें बताऊं ना कि जो कॉन्फिडेंस आया है कि 25 दिन में पेपर पढ़ सकते हो, कैसे आया। मिस साइमा ने मुझे फ़ोन करके बोला कि बेटा 7 अगस्त को कि तू पेपर देगा और तू 4 निकाल सकता है। टीचर को पता था कि शायद ये कर लेगा, तो मेरे निकले। खुदारा सर इसीलिए कहता हूँ कि जो है हिम्मत किसी ने नहीं हारनी होती, सीए सब कर लेते हैं। जो मेंटली स्ट्रांग हो और जिसको सर इस बात का यकीन हो कि अल्लाह मेरी मेहनत ज़ाया होने नहीं देगा। कहीं की मेहनत का सिला अगर मुझे इस अटेम्प्ट में नहीं मिला तो फाइनल में मिलेगा। यकीन मानो, कहानियां बड़ी पड़ी सर, लोगों का कैफ रुका है, फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में गया है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।